में किसका सेवन करना चाहिए? प्रोटीन का। किसका करना चाहिए? प्रोटीन का। क्यों करना चाहिए प्रोटीन का? क्यों? क्योंकि एक बच्चा है, और जो बच्चा है उस बच्चे का मतलब क्या है? एक नई बॉडी क्या हो रही है? बन रही है। और नई बॉडी बन रही है मतलब शरीर का निर्माण हो रहा है। तो शरीर के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की। तो जो गर्भवती महिला है उन गर्भवती महिलाओं को भोजन में अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? प्रोटीन। तभी लेती है, एक प्रोटीन नहीं लेती। अगर वो अच्छा प्रोटीन लेंगी तो होने वाला जो बच्चा है वो भी बिल्कुल शरीर से क्या होगा? हष्ट पुष्ट होगा, सुडौल होगा, शरीर से क्या होगा? अच्छा होगा। आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, और क्या ले रहे हो? वसा भी ले रहे हो। ठीक है। मुख्यतः पाचन इनका ही होता है। ठीक है। अब आपने क्या लिया है कि प्रोटीन लिया है, तो प्रोटीन है ये हमारे शरीर में क्या होती है? नई प्रोटीन के रूप में क्या होगी? निर्मित होगी, जो हमारे अंगों में क्या होती है? संचित होती है। अब वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कई बार क्या हो जाती है? टूटने लग जाती है, यानी कि वो अपघटित होने लग जाती है। होगी, स्वतः होगी। इसके अलावा आप प्रोटीन भोजन में ले रहे हो तो उसका पाचन होगा। पाचन होगा मतलब उसका अपघटन होगा कि नहीं होगा? तो प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो कौन से पदार्थों का निर्माण होता है? तो अवशिष्ट पदार्थों के रूप में कौन से पदार्थों का निर्माण होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से, प्रोटीन के अपघटन से, वसा के अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो किसके अपघटन से होगा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण? प्रोटीन के अपघटन से। अरे क्यों होगा कि सर ये जो क्या है नाइट्रोजन है ये प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है उसमें तो नाइट्रोजन होता ही नहीं है, तो उनके अपघटन से थोड़ी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होगा? नहीं। तो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। जैसे अमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? अमोनिया, NH3 जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NH3 अमोनिया होता है। इसके अलावा यूरिया नाम सुना है क्या? यूरिया NH2CO NH2 होता है। तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता? एक यूरिक अम्ल भी होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। इसमें भी नाइट्रोजन होता है। इसमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है वो कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है। और इनका जो निर्माण है वो किसके अपघटन से होता है? प्रोटीन के अपघटन से। अब बात ये आती है कि ये जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? अपशिष्ट होते हैं। मतलब ये हमारे शरीर में किसकी तरह काम करते हैं? विष की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? विष की तरह। तो हम इनको शरीर में क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। इनको क्या नहीं कर सकते? संचित नहीं कर सकते। तो इनका हम शरीर से क्या करते हैं? उत्सर्जन करते। क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे विषाक्त यानी जहरीला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। तो शरीर का सबसे विषाक्त जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? अमोनिया होता है। जल में घुलनशील होता है। तो हमारे शरीर में जल होता है कि नहीं होता? तो उसमें घुल जाता है और वो किसका काम करेगा? विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। तो क्या अमोनिया को आप तुरंत शरीर से अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसको तुरंत हम क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। तो फिर हमारे शरीर में क्या होता है? लीवर। बताया था मैंने, हमारे शरीर में क्या होता है? लीवर। वो लीवर हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? कैसे करता है? कि इस अमोनिया को किस में बदल देता है? वो यूरिया में बदल देता है। और यूरिया जो है वो क्या होता है? कम विषाक्त होता है, जिसको हम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए शरीर में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। बाकी उसे हम किसकी सहायता से? मूत्र की सहायता से। किसकी सहायता से? मूत्र की सहायता से शरीर से क्या करते हैं? बाहर करते हैं। शरीर से क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ये तीन बातें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो लिखो। लास्ट लाइन ये वाली थी क्या? इसे शरीर का निर्माणात्मक स्रोत पूरा या पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही लिख लो, जोड़ दो। क्योंकि, अरे तो इसको तो फिर लूंगा मैं। हाँ। क्योंकि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कोशिका वर्दी, अरे बातें नहीं, कोशिका वर्दी, क्योंकि प्रोटीन कोशिका वर्दी एवं
उत्तक मरम्मत के लिए, उत्तक मरम्मत के लिए उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। फिर लिखो, गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को भोजन में, गर्भवती महिलाओं को भोजन में प्रोटीन का अधिक सेवन करना चाहिए, प्रोटीन का अधिक सेवन करना चाहिए। क्योंकि एक तो खुद को आवश्यकता है और एक नई बॉडी तैयार हो रही है, तो नई बॉडी के लिए प्रोटीन है, तो उसको क्या लेना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। फिर लिखो, शरीर में, नेक्स्ट लाइन लिखना, शरीर में प्रोटीन के विघटन से, शरीर में प्रोटीन के विघटन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों, और कोष्टक में लिख लेना अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, कोष्टक को कर देना बंद। शरीर में प्रोटीन के विघटन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, का निर्माण होता है। और नीचे लिख लेना अमोनिया शरीर का सबसे विषाक्त क्या होता है, पदार्थ होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में कैसा होता है, घुलनशील। क्या शरीर में स्टोर कर सकते हो, शरीर में स्टोर कर सकते हो, इसको कर देगा सारा मामला खराब। हाँ, तो शरीर में संचय नहीं, किसको तो शरीर में क्या नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है। तो फिर इलाज मैंने इसका बता दिया आपको, लीवर पढ़ाया तब, कि लीवर इसको किस में बदल देगा, यूरिया में बदल देगा। और यूरिया क्या होता है, जल में घुलनशील तो होता है, लेकिन कम क्या होता है, विषाक्त। कम विषाक्त होता है, लेकिन उसको भी शरीर में तो क्या नहीं कर सकते, ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते या ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। तो फिर उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। किसकी सहायता से, मूत्र की सहायता से, यूरिन की सहायता से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। आई क्या इतनी बात समझ में। अब देखो कि ये जो प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन की मैं बात करूं, प्रोटीन का काम होता है शरीर को क्या करना, संरचना देना, हष्ट पुष्ट बनाना, शरीर का निर्माण करना, ठीक है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति है, वो रुग्ण अवस्था में, रुग्ण अवस्था का मतलब क्या है कि कई दिनों से वो बीमार है, कई दिनों से क्या है, बीमार। और बीमार है तो उसने खाना पीना क्या कर रखा है, छोड़ रखा है, खाना पीना क्या कर रहा है, छोड़ रखा है। तो उसके शरीर के अंदर जो क्या होती है, प्रोटीन, क्योंकि अंगों का निर्माण प्रोटीन से हुआ है, मतलब उसके अंगों में कोई ना कोई क्या होगी, प्रोटीन। तो उसके अंगों में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन का अपघटन होना क्या हो जाता है, शुरू। और उसका अपघटन होगा तो कुछ समय के लिए उस प्रोटीन से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी तो मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी तो मिलेगी। लेकिन जो क्या है, अंग जो है जिसमें प्रोटीन का क्या हुआ है, अपघटन हुआ है, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, वीक होना, कमजोर होना क्या हो जाएगा शुरू।
हमारे शरीर के अंग कमजोर हो जाएंगे तो शरीर क्या हष्ट पुष्ट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। तो एक लाइन और लिखो, रुग्ण अवस्था एवं कई दिनों तक, रुग्ण अवस्था एवं कई दिनों तक भोजन नहीं करने पर भोजन नहीं करने पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ऊर्जा का अंतिम स्रोत अंगों में संचित, अंगों में संचित प्रोटीन होती है। अंतिम स्रोत क्यों लिखाया है मैंने? सबसे पहले एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलेगी? मतलब आप टाइम टू टाइम भोजन खा रहे हो तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। लेकिन आप 1-2 दिन 5 दिन भोजन नहीं ले रहे हो, ठीक है, 1-2 दिन, ठीक है, लगभग 12 वीक तक की बात होती है। लेकिन आप ये मानो कि 1-2 दिन आपने फास्ट कर लिया। क्या कर लिया? फास्ट कर लिया। आज क्या है, मंडे है क्या? हाँ, फास्ट करने वाली तो आई नहीं आज, ठीक है। तो वो आज है, आज उन्होंने फास्ट किया है, मतलब भोजन नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? भोजन नहीं लिया है। भोजन नहीं लिया मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया। फिर भी उनके शरीर को किसकी पूर्ति होती रहेगी? एनर्जी की। वो पूर्ति कहां से होगी? नहीं, वसा से। किससे होती है? वसा। कार्बोहाइड्रेट के बाद में जो ऊर्जा देने का काम करता है वो कौन करता है? वसा। ये 1-2 दिन आप नहीं ले रहे हो तो हमारे शरीर में स्टोर जो क्या होगी? वसा जो होगी, उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। अधिकतम समय होता है कि 12 जो सप्ताह होता है उस 12 सप्ताह में वसा से क्या हो जाती है? एनर्जी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अधिकतम, अगर अच्छी वसा संचित है, ठीक है। तो देखो, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया, बहुत लंबा समय बीत गया कि आप किसके संपर्क में नहीं जा रहे? भोजन के संपर्क में ही नहीं जा रहे। अब उसको अधिकतम बोला है मैंने, बाकी वो डिपेंड करती है अलग अलग बॉडी पे कि कितने दिन तक वसा से काम चल सकता है। लेकिन आपने क्या नहीं ली है? वसा भी नहीं ली है। शरीर में जो स्टोर जो वसा थी, फैट थी, उससे भी आपको क्या मिल चुकी है? एनर्जी मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? एनर्जी। उस समय, अंतिम समय, अंतिम मतलब हो गया ना कि लास्ट समय, कि अब कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, उस समय जो एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी? अंगों में जो संचित जो क्या है? प्रोटीन है, उससे। मतलब कि अंगों में जो प्रोटीन है उसका विघटन होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अंगों की विकृति शुरू हो गई, और अंगों की विकृति शुरू हो गई मतलब अंग कमजोर हो गए, शरीर कमजोर हो गया, और अंत में क्या हो गया? हाँ, तो देखो होता क्या है कि आपको पूछे कि ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो ऊर्जा के मुख्य रूप से स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। लेकिन ये तो एक टेम्परेरी है कि नहीं? ये तो एक सारा है। क्या है? सारा। तो फिर ये जो क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, ये किसका स्रोत होता है? तो ये शरीर का निर्माण करने का क्या होता है? स्रोत होता है। कि कोशिकाओं में वृद्धि या उत्तक मरम्मत करने का क्या होता है? स्रोत होता है। तो आप इसको निर्माणात्मक या संरचनात्मक क्या बोल सकते हो? स्रोत भी बोल सकते हो। 80% जो ऊर्जा देने का काम है वो कौन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट और वसा करेंगे। केवल 20% जो काम है वो किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो ये बात लिख ली कि रुग्ण अवस्था या लंबे समय तक भोजन न करने पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। आ गई बात समझ में? अब एक तरफ तो लिखो प्रोटीन और एक तरफ लिख लो प्रोटीन का स्रोत, कि किसमें कौन सी प्रोटीन होती है। प्रोटीन और प्रोटीन के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिसमें पाई जाती है, जिसमें पाई जाती है। पहले तो मैं अपने अंगों वाली लिखूंगा कि हमारे जो अंग जो हैं उनमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है, क्योंकि सभी अंगों में प्रोटीन होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अंगों का निर्माण किससे हुआ है? प्रोटीन से हुआ है। किससे हुआ है? प्रोटीन से। देखो मैं सबसे पहले लिखूं बाल, नाखून,
बाल और जो नाखून होते हैं इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो इनमें प्रोटीन होती है कीरेटिन। याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा। बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? कीरेटिन प्रोटीन होती है। और एक होती है कैरोटीन, वो होती है गाजर में। किसमें होती है? गाजर में, याद रखना। तो कीरेटिन कैरोटीन दोनों अलग हैं। दूसरा मैं बोलूं आपको, कोलेजन, प्रोटीन का नाम है कोलेजन। अरे उल्टा लिख दिया क्या? पहले प्रोटीन लिखो फिर उसका स्रोत लिखो। कीरेटिन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम क्या है? कीरेटिन। किसमें होती है? बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है? कीरेटिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? कीरेटिन। कोलेजन, कोलेजन भी प्रोटीन का नाम है। और कोलेजन प्रोटीन किसमें होती है? त्वचा में होती है। किसमें होती है? त्वचा में। याद रखना। क्या याद रखोगे? कि लड़कियां जब कॉलेज में जाती हैं, किस में जाती हैं? कॉलेज में, तो त्वचा को क्या करके जाती हैं? ढककर जाती हैं कि नहीं जाती? तो याद रखना, कॉलेज में जाएंगी तो किसको ढककर जाएंगी? और कॉलेज से यहाँ पर कोलेजन, कॉलेज से कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन किसमें होती है? त्वचा में। सुनो बात, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, त्वचा ही होता है कि नहीं होता? ठीक है, हाँ। अब त्वचा है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मैं ये पूछूं कि शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन भी कौन सी होती है? त्वचा वाली होगी। नाम क्या है? कोलेजन। नाम क्या है? कोलेजन। आई एक बात समझ में नहीं आई? अब मैं बोलूं कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? अभी तो मैंने बोला था शरीर का सबसे बड़ा अंग, ना तो आंतरिक बोला ना बाह्य बोला, लेकिन आपने आंसर क्या दिया? त्वचा। और अगर आंतरिक स्पेशल पूछे तो क्या बताओगे? लीवर, लीवर बताओगे। लिखा है तो यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक क्या होता है? अंग होता है। शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हाँ। अब देखो, हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन जो प्रोटीन होती है, हिपेरिन प्रोटीन किसमें होगी? तो हिपेरिन प्रोटीन किसमें होगी भाई? रक्त में। किसमें होगी? रक्त में। बताया था मैंने, नहीं पढ़ाया ही नहीं अभी आपको रक्त कहां से, ठीक है ना? रक्त होता है हमारे शरीर के सभी अंगों में, क्या करता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है, गमन करता रहता है। नहीं, हीमोग्लोबिन के कारण हुआ। ठीक है, हिपेरिन का काम बता रहा हूं मैं, कि जो ब्लड जो होता है, ये ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर के सभी अंगों में घूमता रहता है या नहीं घूमता रहता? ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, अंग होती हैं, इनमें जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? कि रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है जो रक्त को हमारे शरीर में जमने से क्या करती है? रोकती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये जो हिपेरिन जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हिपेरिन जो प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ होता है? ये बात मैंने लिखाई भी होगी यकृत में, कि हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। देखो, इसके बाद में प्रोटीन ओसिन, ओसिन प्रोटीन, ऐसे ओसिन और ऐसे अस्थि। तो अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन। अस्थियों में कौन सी होती है? ओसिन। इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिन। देखो, वैसे कोलेजन अधिक मात्रा में किस में होती है? त्वचा में होती है। लेकिन कोलेजन और एक इलास्टिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन किस में होती हैं? तो ये भी किस में होती हैं? हड्डियों में। हड्डियों के जो जोड़ जो होते हैं उनमें क्या होती है? यहां पर लिख देता हूं मैं, जॉइंट्स में। ठीक है, लिख लिया इतना? लिखो जल्दी।
हो गया भाई, हो गया इधर से। इसके बाद में देखो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, याद रखना भाई दोनों नाम, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, दोनों एक साथ याद हो जाएंगी। फाइब्रिन, और फाइब्रिन से एक और याद रखो फाइब्रिनोजन, एक और याद रखो ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। ये जो प्रोटीन है ये सारी की सारी प्रोटीन किसमें होती हैं? तो ये सारी की सारी प्रोटीन किसमें होती हैं? रक्त में होती हैं। किसमें होती हैं? रक्त में। हिपेरिन भी किसमें होती है? रक्त में होती है। निर्माण कहाँ लिख दिया? यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। तो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के साथ प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन किसमें होती हैं? रक्त में होती हैं। किसमें होती हैं? रक्त में। बताओ। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है ना, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कान की स्टेपिस होती है ना। तो ये 6 प्रोटीन है, किसमें होती हैं? रक्त में होती हैं। किसमें होती हैं? रक्त। ठीक है। हाँ, इसके अलावा नाम सुना है क्या? हिस्टोन। अरे रुको, बात मत करो। हिस्टोन प्रोटीन का नाम सुना है क्या? नहीं। जो हमारे गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र, उनमें कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुणसूत्र कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के। मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन। देखो, मेसेमायोसिन और मेसे मांसपेशी, मसल्स जिनको बोलते हो आप, ठीक है ना। तो मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन और एक्टिन। तो ये किस में होती है? तो ये होती है मांसपेशी में। ये तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो हो गई, शरीर में जो निर्मित प्रोटीन है ये हो गई, जो अंगों में होती है। ठीक है। अब कुछ प्रोटीन ऐसी लिखेंगे जो हम बाहर से लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर से लेते हैं। हो गया सभी का यहां तक? ठीक है। कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन किसमें होती है? गाजर में। किसमें होती है? गाजर में होती है। प्रोलियंस किसमें होती है? दालों में। दालों में कौन सी होती है? प्रोलियंस। केसिन प्रोटीन किसमें होती है? इंपॉर्टेंट, केसिन प्रोटीन लिखाया हुआ है दूध, कि दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन है, इसका पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। लाइकोपीन, टमाटर, टमाटर में कौन सी होती है? लाइकोपीन। विटामिन, चुकंदर, किसमें होती है? चुकंदर में। जिलेटिन, नारियल पानी, नारियल पानी में कौन सी प्रोटीन होती है? जिलेटिन होती है। कौन सी होती है? जिलेटिन। मक्का जो है, मक्के में कौन सी होती है? जीन। मक्का जो है, मक्का में कौन सी है?
जीन। उल्टा लिखा दिया क्या? प्रोटीन का नाम क्या है? जीन। और किस में होती है? मक्का में। जीन के बाद याद रखो ओराइजिन। जीन तो मक्का में है, ओराइजिन किस में है? चावल में है। किस में है? चावल में है। चलो बड़ा ही रहने दो, आगे ले लेते हैं। ये मक्का है एक पक्का? मक्का। हाँ, लिख लिया। ग्लूटीन और ग्लाइडिन। गैसे ग्लूटीन और गैसे ग्लाइडिन और गैसे गेहूं। गैसे गेहूं। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, फाइब्रोइन। फाइब्रिन अलग है, फाइब्रिनोजन अलग है, और फाइब्रोइन अलग है। रेशम। केसीन याद रखना, फाइब्रोइन याद रखना, और केसीन हो गया, फाइब्रोइन हो गया। गुणसूत्र स्टोन याद रखना। कौन सी याद रखना है? स्टोन। बाकी जो लिखाई है शरीर के अंदर वाली जो अंगों में है वो तो सारी आपको याद रखनी है। बाकी हम पढ़ेंगे ना पूरे ऑर्गन सिस्टम, तो वो बीच बीच में आ जाएंगी सारी की सारी। लिख लिया सभी ने? अब देखो, प्रोटीन भी है तो प्रोटीन आपको क्या देती है? ऊर्जा देती है। क्या देती है? ऊर्जा देती है। वो बात अलग है कि सबसे अंत में क्या देती है? ऊर्जा देती है। मतलब प्रोटीन का भी क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। क्या हो रहा है? पाचन। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देती है? कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी देता है। तो जो 1 ग्राम जो क्या है? प्रोटीन है। 1 ग्राम क्या है? प्रोटीन। और 1 ग्राम प्रोटीन जो है इससे कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और हम बात करें कि प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो है वो किस में पाई जाती है? तो देखो, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? कौन सा बीन? सोयाबीन। हाँ, तो देखो कि सोयाबीन है इससे भी अधिक प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? तो शैवालों में पाई जाती है। और शैवाल कौन कौन से हैं? तो देखो, 2 शैवाल याद रखने हैं आपको, स्पाइरुलिना और एक का नाम है क्लोरेला। दोनों क्या हैं? ये शैवाल। इनमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है इसमें? तो ये जो है अपने आप में 100% है, तो इसमें 65% क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके बाद में अब आ जाओ, कौन सा? सोयाबीन। ठीक है। हाँ, तो इस सोयाबीन में लगभग 44 से 46% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाँ। इसके अलावा फिर दाल, दाल में लगभग 24 से 26% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। दूध तो आएगा अभी लास्ट में। हाँ, मांस मछली, इसमें 20 से 22% क्या पाई जाती है? आपकी प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर,
मशरूम लगभग 10 से 12% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में नहीं लिखी ना, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? नहीं लिखी ना, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना भाई। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में भी होती है और किस में होती है? अंडे में भी होती है। किस में होती है? हमारे ब्लड में भी और अंडे दोनों में होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब बात ये आती है कि आप क्या ले रहे हो? भोजन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? भोजन। ग्रोथ का जो समय आता है वो कौन सा आता है? किशोरावस्था से पहले ही आता है कि नहीं आता? तो देखो कि अगर प्रोटीन की कमी से जो होने वाले जो रोग है ना, वो बाल्यावस्था तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाल्यावस्था तक। बाद में तो लक्षण तो रहेगा लेकिन वो रोग हो जाते हैं। तो प्रोटीन की जो कमी है, उस प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। एक तो डायरेक्ट हम भोजन में क्या नहीं ले रहे? प्रोटीन, यानी कि बाहर से हम प्रोटीन ले ही नहीं रहे, तो शरीर में प्रोटीन की क्या रहेगी? एक कि हम जो प्रोटीन तो ले रहे हैं लेकिन जो प्रोटीन के जो सोर्सेज जो हैं उनका क्या नहीं हो रहा? पाचन। पाचन नहीं हो रहा मतलब कि जो प्रोटीन है वो शरीर में स्टोर ही नहीं हो रही। तभी शरीर में किसकी कमी होगी? प्रोटीन की कमी। दो रीजन हो सकते हैं कि एक तो आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे और एक प्रोटीन के जो स्रोत हैं उनका क्या नहीं हो रहा है? पाचन नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? दो रोग। और दो रोग कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से रोग। और प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक का नाम है मेरास्मस। क्या नाम है? मुंह से बोलो, मेरास्मस। मेरास्मस, ठीक है। और दूसरा जो रोग है वो कौन सा है? तो दूसरा रोग है क्वाशी और कोर। दूसरा रोग कौन सा है? क्वाशी और कोर। लक्षण क्या होता है? देखो कि मेरास्मस जो रोग होता है इसका लक्षण क्या होता है कि आप भोजन में क्या नहीं ले रहे? प्रोटीन नहीं ले रहे। क्या आपका जो भोजन जो है, जो आप खाते हो, उसमें प्रोटीन की क्या है? पहले से ही कमी है। प्रोटीन की क्या है? कमी। तो जो बच्चा जो होगा वो बच्चा बिल्कुल क्या रहेगा? दुबला पतला। केवल उसकी हड्डियां ही आपको दिखेंगी। आप मैं गिन सकते हो उसकी हड्डियां, पसलियां गिन सकते हो कि हाँ, मतलब कि उसका शरीर बिल्कुल क्या रहेगा? दुबला पतला। आंखें जो है वो बिल्कुल बारीक रहेंगी, धसी हुई आंखें, ऐसे गट गई वैसी इसकी आंखें, तो ठीक है ना। धसी हुई क्या रहेंगी? आंखें रहेंगी, जिनको हम बोलते हैं कांतिहीन आंखें। कैसी आंखें? कांतिहीन। एक तो दिखती रही वो गट गई, अंदर ही गई, तो कांतिहीन आंखें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कांतिहीन आंखें हो जाएंगी। बाकी क्वाशी और कोर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो प्रोटीन तो ले रहा है, भोजन में क्या कर रहा है? वो प्रोटीन तो ले रहा है, लेकिन जो सोर्सेज जो है प्रोटीन के, उनका या प्रोटीन का क्या नहीं हो रहा? पाचन नहीं हो रहा। तो उस शरीर में प्रोटीन का स्टोर होगा क्या? नहीं होगा। तो शरीर में प्रोटीन की कमी होगी कि नहीं होगी? तो उस रोग को हम क्या बोलेंगे? क्वाशियोरकोर। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके यूं पेट आता है, ठीक है, यो शरीर ऐसे बाहर हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे शरीर मस्त सिर होता है ना, आगे ऐसे निकला हुआ सा, यूं पेट, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या होता है? क्वाशी और कोर होता है। क्या होता है? क्वाशी और कोर। तो दोनों की बात समझ में आ गई कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मेरास्मस और किनका? इनका इलाज प्रोटीन लो, वही शुरुआत से। हाँ, ये जरूर, ये जो है क्वाशी और कोर है, तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई क्या है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो पाचक जो रस है, प्रोटीन को जो पचाने वाले जो पाचक रस है, उसमें एंजाइमों की क्या है? कमी है। ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइमों की क्या है? कमी है। और उनकी कमी है तो उनका क्या नहीं हो रहा? प्रोटीन का पाचन है। किसका?
प्रोटीन का क्या, मेरास्मस का? अरे बच्चों में है, बाकी दुबला पतला है ना, तो प्रोटीन वाले जो पदार्थ है उनका सेवन किया करो आप, ठीक है ना। हाँ, प्रोटीन का सेवन करने के लिए दाल वगैरह खाओ आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। पनीर वगैरह, दूध वगैरह ले आप, उसमें मशरूम वगैरह ले। हाँ, कोई नहीं है, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरास्मस रोग है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरास्मस अलग होता है, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, इसको हम बोल सकते हैं गरीबों का रोग, क्या बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, अमीरों का रोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब होगा मतलब वो संतुलित भोजन नहीं ले पाएगा, भोजन है वो उसका क्या है, कुपोषित है, अच्छा भोजन नहीं ले पा रहा मतलब वो, ठीक है। कवासी और कोर का मतलब क्या है, धनाढ्य व्यक्ति है, चाहे जो क्या कर सकता है, वो प्रोटीन ले सकता है, चाहे जो प्रोटीन ले सकता है, लेकिन शरीर के अंदर ही क्या है, गड़बड़ है, दिक्कत है, तो फिर उस प्रोटीन का क्या नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। क्या? वो तो डॉक्टर करेगा इलाज तो उसका, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कमी है, कोई एंजाइम वगैरह की कमी है, तो देखो कि वो हर प्रकार की प्रोटीन तो ले सकता है, लेकिन शरीर के अंदर कोई ना कोई क्या है, कमी है, जिससे डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति तो क्या था, धनवान था कि नहीं था, लेकिन शरीर में कमी होने के कारण क्या हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन। अभी मैंने क्या बोला था, शुरुआती लाइन में बोला था कि जो CHON जो है वो किसका निर्माण करते हैं, एमिनो अम्लों का निर्माण। एमिनो अम्ल जो है उनकी बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो एक लंबी श्रृंखला के रूप में प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब एमिनो अम्ल जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बार बार जुड़ रहे हैं तो उसके बीच में बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, जोड़ने के लिए बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। अब मैंने आपको पूछा था, बताया था कि दो शर्करा जो होती हैं या दो कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनके बीच में जो बंध होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक। तो एमिनो अम्लों के मध्य, किसके मध्य, एमिनो अम्लों के मध्य जो बंध होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध। तो ये और ऐड कर लो कि जो एमिनो अम्लों के जो मध्य बंध होता है उसे आप क्या कहोगे, एमिनो अम्लों के मध्य बंध, और ये क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बंध कहलाएगा। इतनी बात आपको किस में याद रखनी है, प्रोटीन में याद रखनी है। हो गया सभी का। और अब बात करेंगे किसकी, वसा की, फैट की। बताओ, खुद बताओगे, बताई हुई बात है। वसा का जो निर्माण होता है, वसा के निर्माण में कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो वसा के निर्माण में भी कौन भाग लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वहां पर इनका अनुपात क्या था, निश्चित अनुपात क्या था, लेकिन वसा के निर्माण में इनका अनुपात क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो ये किसका निर्माण करते हैं, तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यही वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। तो देखो अवयव कौन कौन से होते हैं, तो अवयव होता है कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा। कि पूछे कि वसा के निर्माण में कौन से तत्व की मात्रा सबसे कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। वहां पर अनुपात के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर बात करें कि वसा का जो निर्माण है वो वसा का निर्माण किससे होता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वसीय अम्ल।
एवं ग्लिसरॉल। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसके द्वारा वसा का क्या होता है? निर्माण होता है। कि वसीय अम्ल और जो ग्लिसरॉल जो होता है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। अब बात ये आती है कि वसीय अम्ल और जो ग्लिसरॉल जो है इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? तो वसीय जो अम्ल है इनके मध्य जो बंध होता है वो मध्य बंध क्या कहलाता है? तो इनके मध्य का जो बंध है वो एस्टर बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर बंध कहलाता है। तीनों बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? शर्कराओं के मध्य कौन सा बंध था? शर्कराओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध था। शर्कराओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक। फिर एमिनो अम्लों के मध्य कौन सा था? पेप्टाइड बंध। कौन सा था? और वसीय अम्लों के मध्य कौन सा बंध है? एस्टर बंध है। कौन सा बंध है? एस्टर बंध है। अब देखो इस वसा की अगर मैं बात करूं तो वसा जो है इस वसा से ऊर्जा कब मिलती है? वसा से ऊर्जा कब मिलती है? कि जब कोई व्यक्ति क्या नहीं करता? भोजन नहीं करता। भोजन नहीं करेगा या फिर वो क्या रहता है? उपवास पर। किसके समय? उपवास के समय। या फिर हम बोल दें कि अनशन के समय। अनशन कर ले पर है मतलब वो भोजन नहीं ले रहा। उस समय शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? शरीर में संचित वसा से। शरीर में संचित वसा से होती है। अब देखो ये जो वसा है शरीर में पहले से क्या रहेगी? संचित रहेगी, स्टोर रहेगी। और जैसे आप भोजन नहीं करोगे तो एनर्जी किससे मिलेगी? मतलब ये वसा है, इस वसा से जो ऊर्जा मिल रही है वो हमारे शरीर में पहले से रिजर्व है कि नहीं है? आरक्षित है कि नहीं? तो जो वसा है इस वसा को क्या कहा जाता है? तो इस वसा को ऊर्जा का आरक्षित स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का आरक्षित स्रोत। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, उपवास, भूख हड़ताल या अनशन के समय, अनशन के समय शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति शरीर में संचित वसा से होती है। शरीर में संचित वसा से होती है। फिर लिखना, इसे ऊर्जा का आरक्षित स्रोत कहा जाता है। इसे ऊर्जा का आरक्षित स्रोत कहा जाता है। इसे ऊर्जा का आरक्षित का मतलब क्या होता है? रिजर्व, कि जब जरूरत पड़ेगी तो कौन देगी? वसा देगी। ठीक है। अब देखो कि 1 ग्राम जो क्या होती है? वसा। 1 ग्राम क्या होती है? वसा। 1 ग्राम जो वसा है इससे कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यहां पर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट है उससे तो 4.2 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से 4.5 मिलती है और वसा से कितनी मिल रही है? 9.3। तो सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति वसा से होनी चाहिए। वो आता है कि दिमाग में नहीं आता? कार्बोहाइड्रेट से क्यों होती है? नहीं, कैलोरी मान उसका कम है लेकिन उसकी मात्रा क्या है? इससे 3 गुना है। इससे कितनी है? 3 गुना है। इसका कैलोरी मान ज्यादा है लेकिन इसकी मात्रा उससे क्या है? 1/3 ही है। क्या है? 1/3। मैं मान लो ये बोलूं कि जो क्या है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट जो है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मतलब 60% जो है ना, ठीक है, तो 60% हो गई तो इसका मैं 4.2 लिखूं। अब देखो ये जो है
1 ग्राम जो वसा है उसकी कितनी है, 9.3 है, और वो कितना प्रतिशत है, 20%। तो इसकी तुलना में ये 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको मैं क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं, ये 1 है ही, 20 इसका एक हिस्सा ही तो है, तो इससे मैं गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, 12.6 किलो कैलोरी आएगा कि नहीं आएगा, और इसको मैं करूंगा तो ये कितना रह गया, तो ऊर्जा ज्यादा किससे मिलेगी, कि वसा की तुलना में ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा। तो अब आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जो क्या होता है कैलोरी मान जो होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, किसका होता है, तो लिख लो यहां पर कि जो वसा जो है इसका कैलोरी मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, कैलोरी मान क्या होता है, सर्वाधिक। दिख रहा है आपको कि 1 ग्राम वसा से कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में सर्वाधिक कैलोरी मान किसका होता है, वसा का होता है, किसका होता है, वसा का होता है। और देखो वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और एक होता है वसा के नष्ट होने की प्रक्रिया, एक तो निर्माण की प्रक्रिया, एक नष्ट होने की प्रक्रिया। देखो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है लाइपोजेनेसिस, क्या कहलाती है, लाइपो। ये जो लाइपो जो शब्द है, ये लाइपो शब्द किससे बना है, लिपिड से बना है, और लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा, लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा। तो देखो कि यहां याद रखना लाइपोजेनेसिस, कि वसा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइपोजेनेसिस, लेकिन वसा के नष्ट होने की प्रक्रिया लाइपोलाइसिस। लाइसो का मतलब होता है नष्ट होना, और लाइसिस का मतलब होता है नष्ट होने की प्रक्रिया, दोनों याद रखनी है। वसा के निर्माण की प्रक्रिया लाइपोजेनेसिस और नष्ट होने की प्रक्रिया लाइपोलाइसिस कहलाता है। और लिख लो 2 लाइन और, कि वसा के अधिक सेवन से क्या होता है और वसा के कमी से क्या होता है। लिखो वसा के अधिक सेवन से, वसा के अधिक सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। वसा के अधिक सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रुधिर के जमाव के कारण हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। हृदयाघात, हार्ट अटैक बोलते हैं ना, हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। एवं मोटापा, जिसके फलस्वरूप हृदयाघात, हार्ट अटैक बोलते हो ना आप, हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि हाँ आए, बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। एवं मोटापा बढ़ जाता है। और कमी से तो शरीर में ऊर्जा की कमी। लिखो शरीर में वसा की कमी से, शरीर में वसा की कमी से
ऊर्जा की कमी एवं त्वचा शुष्क रहने लगती है, कि त्वचा जो है वो मुलायम रहती है, नरम रहती है, जिस पर ग्लो रहता है, किसके कारण? वसा के कारण। किसके कारण? वसा के कारण। एक चीज बताता हूं, वो आपको पता भी है। होता क्या है कि पुरुषों की तुलना में, किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती हैं उनमें वसा का संचय क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। ठीक है। और वसा जो संचित होती है स्किन के नीचे क्या होती है? संचित होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वसा जो है, ये वसा उष्मा के जो आदान प्रदान है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। क्या कर देती है? कम। इसीलिए क्या होते हैं कि लड़कियां होती हैं उनको ठंड क्या लगती है? कम लगती है। कम लगती है लड़कियों को, क्योंकि वसा ज्यादा होती है तो शरीर में हीट होती है। क्या होती है? हीट होती है, ठंड कम लगती है। दिसंबर के माह में भी अगर ब्याह शादी हो ना तो वो आराम से अपनी ड्रेस दिखा सकती हैं, क्योंकि उनको क्या है? सर्दी कम लगती है। और अगर आप ड्रेस दिखाने की कोशिश करोगे तो हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि वसा के कारण क्या होता है कि जो हीट जो है, हीट जो होती है, उष्मा है, उसका आदान प्रदान क्या हो जाता है? रुक जाता है। मतलब कि बाहर से ठंड क्या लगेगी? कम लगेगी। अंदर जो क्या होती है? हीट जो होती है उसका भी बाहर की तरफ क्या नहीं होगा? स्थानांतरण। तो लड़कियों की शरीर में हीट ज्यादा होती है कि नहीं होती? हीट ज्यादा होती है। ठीक है ना। बाकी एक दो बात और इसमें कल लिखानी है, नोट लगा के एक बात तो लिख लो, नोट लगा के एक बात तो लिख लो। चलो मुझे याद दिला देना कि सर वो ऊंट के लिए बात बता रहे थे ना, ऊंट की बात।